नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। मैं निकिता आपके साथ। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार लोकल चुनाव प्रचार के दौरान एक विवाद में घिर गए हैं। बारामती तहसील के मालेगांव में हुई रैली में उन्होंने कहा कि वे विकास के लिए फंड तभी देंगे जब उनकी पार्टी के सभी 18 उम्मीदवार जीतेंगे। उन्होंने सीधा संदेश दिया कि अगर आप मेरे उम्मीदवारों को काटेंगे तो मैं भी फंड काट दूंगा। आपके पास वोट की पावर है और मेरे पास फंड की पावर। उनके इस बयान पर विपक्ष ने कड़ी आलोचना की और पूछा कि चुनाव आयोग अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास तानवे ने कहा कि फंड जनता के टैक्स से आता है, किसी नेता की निजी संपत्ति नहीं है। बता दें कि नगर पंचायत चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं। यह पहली बार नहीं है जब पवार के बयान पर विवाद हुआ हो। इससे पहले जनवरी में उन्होंने कहा था कि आपने मुझे वोट दिया है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपका हो गया। सितंबर में उन पर एक महिला पुलिस अधिकारी को धमकाने का भी आरोप लगा था। पुराने बयान जैसे 2013 का सूखे पर दिया गया विवादित कमेंट भी अक्सर उनके खिलाफ उठाए जाते रहे हैं। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में एनसीपी नेता ने किसान का मजाक उड़ाया था जो सूखे से प्रभावित राज्य में एक डैम से पानी छोड़ने की मांग को लेकर लगभग 2 महीने से भूख हड़ताल पर था। उन्होंने कहा था कि सोलापुर का एक आदमी 55 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठा है, बांध से पानी छोड़ने की मांग कर रहा है, लेकिन हम पानी कहां से लाएंगे? क्या हमें पेशाब करना चाहिए? और जब हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है तो पेशाब करना भी मुश्किल है। जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार की कैबिनेट करप्ट और अपराधी नेताओं से भरी है। वेस्ट चंपारण के गांधी आश्रम में एक दिन के मौन उपवास के बाद उन्होंने कहा कि हाल ही में शपथ ली गई यह कैबिनेट बिहार के लोगों के साथ धोखा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की कोई चिंता नहीं है और चुनाव से पहले 1 करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए भेजकर वोट खरीदे गए। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि इस कैश ट्रांसफर के लिए राज्य के कंटिजेंसी फंड और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से पैसे डाइवर्ट किए गए। उन्होंने कहा कि अब उनकी पार्टी यह सुनिश्चित करेगी कि महिलाओं को चुनाव से पहले एनडीए के वादे के अनुसार 2 लाख रुपए मिलें। प्रशांत किशोर ने यह भी घोषणा की कि उनकी बिहार नवनिर्माण संकल्प यात्रा 15 जनवरी से शुरू होगी, जिसमें जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता और वह खुद भी 15 से 18 महीनों में राज्य के हर घर जाकर लोगों को सरकारी गलतियों के बारे में बताएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वह अपनी कमाई का 90% और लगभग अपनी पूरी संपत्ति दिल्ली वाला घर छोड़कर पार्टी को दान करेंगे और लोगों से सालाना 1,000 रुपए का सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे और सरकार बदल कर रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका का शांति प्रस्ताव अंतिम नहीं है। उनकी यह टिप्पणी तब आई जब यूरोप, कनाडा और जापान जैसे यूक्रेन समर्थक देशों ने इस योजना पर चिंता जताई है। सहयोगी देशों का कहना है कि प्रस्ताव में कुछ अहम बातें हैं, लेकिन न्यायपूर्ण और टिकाऊ शांति के लिए और काम की जरूरत है। खासतौर पर सीमाओं में बदलाव और यूक्रेन की सेना घटाने के सुझाव पर आपत्ति है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका और यूक्रेन के अधिकारी इस योजना पर जिनेवा में बैठक करेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पहले ही कह चुके हैं कि यह योजना रूस के पक्ष में झुकी हुई है। दरअसल ट्रंप ने यूक्रेन से 27 नवंबर तक 28 बिंदुओं वाली योजना पर फैसला करने को कहा है, जबकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस योजना को समझौते का आधार बताया है। ट्रंप ने कहा कि किसी न किसी तरह युद्ध को खत्म करना होगा और अमेरिका इस दिशा में काम कर रहा है। भारतीय वायुसेना ने दुबई एयर शो में तेजस विमान हादसे में जान गंवाने वाले विंग कमांडर नमांश सियाल को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। शुक्रवार को हुए इस क्रैश में 37 वर्षीय पायलट की मौत हो गई थी। शनिवार को इंडियन एयरफोर्स ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि विंग कमांडर सियाल एक बेहद समर्पित, कुशल और पेशेवर लड़ाकू पायलट थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा और ईमानदारी से देश की सेवा की। वायुसेना ने लिखा कि उनकी सेवा भावना और कर्तव्य निष्ठा ने उन्हें व्यापक सम्मान दिलाया। उनके अंतिम विदाई समारोह में यूएई अधिकारियों, उनके साथियों, दोस्तों और भारतीय दूतावास के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इंडियन एयरफोर्स ने कहा कि इस कठिन समय में वह परिवार के साथ खड़ी है और सियाल की बहादुरी व समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा। टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने एएनआई से कहा कि वे 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे और इसका निर्माण 3 साल में पूरा होगा। इस बयान के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस नेता
अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी से अधिक हिंदू समर्थक दिखने की कोशिश में टेम्पल पॉलिटिक्स खेल रही हैं, इसीलिए उनके बाकी नेताओं को कुछ करना पड़ रहा है और वो बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर बने या मस्जिद हमें कोई आपत्ति नहीं है, मगर चुनाव में समर्थन पाने के लिए मंदिर या मस्जिद की बात करना सही नहीं है। वहीं विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि टीएमसी नेता सिर्फ बयान देते हैं, पहले कुछ करके दिखाएं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने भी इस घोषणा की आलोचना करते हुए कहा कि टीएमसी ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और ऐसी बातें राज्य में तनाव बढ़ा सकती हैं। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को बेंगलुरु में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। एबीपी न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक बैठक के बाद सिद्धरमैया ने कहा कि चर्चा केवल पार्टी संगठन, स्थानीय निकाय चुनाव और आने वाले जिला व तालुक पंचायत चुनावों पर हुई। उन्होंने साफ किया कि मंत्रिमंडल या नेतृत्व परिवर्तन पर कोई बात नहीं हुई और यह सिर्फ मीडिया की अटकलें हैं। पीटीआई के अनुसार सिद्धरमैया ने कहा कि आलाकमान जो भी फैसला करेगा वह और डीके शिवकुमार सहित सभी को मानना होगा। सूत्रों के मुताबिक एक खुफिया रिपोर्ट में राजनीतिक खींचतान से सरकार की छवि को नुकसान का संकेत मिला है। सिद्धरमैया ने कथित तौर पर आलाकमान को राजनीतिक अस्थिरता से सरकार चलाने पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से बताया। जवाब में खड़गे ने स्थिति पर आगे की चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री को दिल्ली आमंत्रित किया। सिद्धरमैया ने पार्टी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की और कहा कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वे दिल्ली आएंगे। उम्मीद है कि कांग्रेस आलाकमान नवंबर के अंत तक हालात पर कोई बड़ा निर्णय ले सकता है। उधर केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक की राजनीति बेहद अस्थिर है और आने वाले दिनों में अप्रत्याशित और विस्फोटक घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। दिल्ली में रविवार को मौसम साफ रहने की संभावना है, लेकिन हवा बेहद प्रदूषित बनी हुई है। सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 447 दर्ज किया गया, जो इमरजेंसी और हैजर्ड श्रेणी में आता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह स्तर सेहत के लिए बेहद खतरनाक है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस के मरीजों के लिए। PM 2.5 का स्तर 299 और PM 10 का स्तर 398 रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य मानकों से कई गुना अधिक है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रैब 3 के तहत कई पाबंदियां लगाई हैं, लेकिन हालात में सुधार नहीं दिख रहा। मौसम विभाग के मुताबिक आज न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 25 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। सुबह और शाम धुंध और हल्का कोहरा छाए रहने से विजिबिलिटी प्रभावित हो सकती है। हवा की रफ्तार बढ़े बिना प्रदूषण कम होने की संभावना कम है। तीखे विवादों के बाद ब्राजील के बेलेम में हुआ संयुक्त राष्ट्र का जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 जीवाश्म ईंधन पर बिना समझौते के साथ समाप्त हो गया। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ समेत 80 से अधिक देशों के लिए निराशाजनक है, जो चाहते थे कि बैठक में तेल, कोयला और गैस के इस्तेमाल को कम करने पर सहमति बने। लेकिन तेल उत्पादक देशों ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ाने के लिए अपने जीवाश्म ईंधन संसाधनों के उपयोग करने का अधिकार होना चाहिए। यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि वैश्विक तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के प्रयास नाकाम होते दिख रहे हैं। कोलंबिया के प्रतिनिधि ने शनिवार को हुई प्लेनरी की अंतिम बैठक में इस बात पर तीखी प्रतिक्रिया दी कि देशों को समझौते पर आपत्ति जताने से रोका जा रहा है। वहीं अंतिम समझौते में देशों से स्वेच्छा से जीवाश्म ईंधन कम करने की अपील की गई। ऐसा पहली बार है कि अमेरिका ने जलवायु सम्मेलन में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। राष्ट्रपति ट्रंप पेरिस समझौते से अमेरिका को अलग कर चुके हैं। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को एक धोखा करार दिया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.